और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले उस खबर की बात जिसे शिक्षक अभ्यर्थी सुनकर खुश हो जाएंगे। बीपीएससी पास शिक्षक अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा देने की बाध्यता नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बताया जा रहा है बीपीएससी पास शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक हैं उन्हें नई ज्वाइनिंग की कोई बाध्यता नहीं है। नियोजित के रूप में ही मूल स्कूल में वो सेवा अपनी दे सकते हैं। राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें उस रूप में ही हासिल हो जाएगा। राज्यकर्मी की घोषणा होते ही उन्हें उसका लाभ मिलने लगेगा। बगैर किसी परीक्षा के बीपीएससी चयनित को ये लाभ हासिल होने वाला है। जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, मूल स्कूल में ही वो अपनी सेवा बरकरार रखेंगे। बाकी नियोजित शिक्षकों को हालांकि सक्षमता परीक्षा देनी होगी, ये बाध्यता उनके लिए जरूर है। लेकिन जिन शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण की हुई है, जो उसमें सफल रहे हैं, उनके लिए ये बाध्यता नहीं है। उन्हें नई ज्वाइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, बीपीएससी के वो तमाम शिक्षक जिन्होंने उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर ये सोचा हुआ था कि उनके लिए तो कहीं ये बाध्यता नहीं रख दी जाएगी कि एक बार फिर से आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, वो बड़ी खबर उनके लिए खुशखबरी लेकर आई है। देखिए विभाग, जो अभी बीपीएससी चयनित शिक्षक हैं उनमें एक तरह से असमंजस की स्थिति थी कि हम काउंसलिंग कराने के बाद अगर नए स्कूल में नहीं ज्वाइन करते हैं, नए जिले में ज्वाइन नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन वैसे शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित हो गए हैं उनके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप जो है बीपीएससी कैडर के ही शिक्षक बने। उनके लिए ऐच्छिक कर दिया गया है कि आपकी मर्जी है, यानी आप नियोजित टीचर पद पर भी रह सकते हैं अपने मूल स्कूल में, या फिर अपने जिले जहां आपको अलॉट किए गए वहां आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि राज्य सरकार की पूरी तैयारी है। जो नियोजित टीचर है अगले महीने जो है फर्स्ट वीक में ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और उम्मीद यही है कि पहली कैबिनेट में जो अब होगी उसमें अब जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो बीपीएससी चयनित शिक्षक है उनके लिए ऑप्शन है कि आप बीपीएससी से ज्वाइन करें या फिर आप नियोजित टीचर के रूप में फिलहाल। लेकिन रजनीश, इसमें समझने वाली बात ये कि अगर बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक हैं उन्हें नई ज्वाइनिंग अगर करने की बाध्यता नहीं है तो वैसी परिस्थितियों में क्या ये माना जाए कि उनके पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं, वो जिस स्कूल में पहले से कार्य कर रहे हैं वहां पर ही वो बने रहें, अन्यथा जो बीपीएससी की तरफ से जारी किए गए जिले हैं वहां जाकर उन्हें नई ज्वाइनिंग करनी हो? देखिए, बीपीएससी से अगर जो ज्वाइनिंग लेटर शिक्षक प्राप्त करते हैं उनके लिए बाध्यता होगी कि आपको बीपीएससी ने जो जिला आवंटित किया है वहीं पर आपको जाकर ज्वाइन करना होगा, ना कि आपको मूल विद्यालय में अस्थायी रूप से टीचर बनना है। लेकिन जो टीचर जो है पहले से नियोजित टीचर रह रहे हैं और वो राज्यकर्मी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा देनी होगी। और जो बाकी जो बीपीएससी कैडर के जो नियोजित टीचर हैं जो फिलहाल बीपीएससी चयनित हो गए हैं वो इंतजार करें। सरकार आपको नियोजित के रूप में ही अब बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देगी, क्योंकि आप बीपीएससी से उत्तीर्ण हो गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खुशखबरी बीपीएससी से चयनित उन शिक्षकों के लिए जो असमंजस की स्थिति में थे कि क्या उन्हें एक बार फिर से सक्षमता परीक्षा तो नहीं देनी पड़ेगी, क्या उन्हें एक बार फिर से ज्वाइन करने की बाध्यता तो नहीं होगी। तो अब ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है कि उनके लिए ये बाध्यता नहीं रखी गई है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त पटना के पालीगंज से आ रही है, जहां पर चोरी की घटना से एक बार फिर से लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। लगातार चोरी की घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था आखिर है कहां, क्योंकि जेवर दुकान में लाखों की चोरी की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। सिंगोड़ी थाना क्षेत्र की यह घटना SH 69 बताया जा रहा है, जहां पर लोगों की तरफ से जाम लगाकर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। पालीगंज की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जेवर दुकान में लाखों की चोरी की गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तमाम दावे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूर किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर ये तस्वीर नजर नहीं आती है। चोरी की घटनाएं बदस्तूर हो रही हैं, अपराधी बेलगाम हैं और घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर पुलिस किस तरह की कार्य कर रही है कि यहां पर लोगों को सुरक्षित होने का भाव ही नहीं आ रहा। वहीं
वहीं बड़ी खबर बिहार के सीवान से, जहां पर दो ट्रक आपस में ही भिड़ गए और दोनों ट्रकों में इस कदर जबरदस्त भिड़ंत हुई कि दोनों के ड्राइवर अंदर ही फंस जाते हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। गैस कटर्स के जरिए काटा जाता है ट्रक को और तब जाकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त रही। रफ्तार का ये कहर सामने आया, जहां पर दो ट्रकों के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि इस रूट पर घंटों परिचालन भी इस वजह से बाधित रहा। रेस्क्यू करने के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। उसकी स्थिति हालांकि गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में दो लोगों की स्थिति गंभीर है। दरौंदा थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के पास ये जबरदस्त हादसा, जहां दो ट्रक आमने सामने भिड़ जाते हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रक के ड्राइवर थे वो इसी ट्रक में फंस गए। गैस कटर की मदद से ट्रक के हिस्से को काटा जाता है और उसके बाद जख्मी ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। लमसम 2-3 घंटा से गैस कटर से काट के निकाला जा रहा है, जिसमें एक ड्राइवर अभी फंसे हैं। खलासी को हम लोग निकाल दिए हैं। दौड़ने के पीरियड आए हैं तो सुबह ही से 2-3 घंटा से ये प्रक्रिया चल रहा है। एक्सीडेंट कब हुआ है और कैसे हुआ ये? सुबह लगभग 6-7 के बीच में हुआ है। मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ पता लग रहा है? नहीं, ओवरटेक के चक्कर में हुआ है। टायर और की बात आ रही थी कि टायर फटा हुआ है। हाँ, टायर फटा हुआ है। नालंदा के हिलसा से एक ऐसी खबर आई जिसमें जनता के प्रतिनिधि के साथ ही यानी कि विधायक जी के साथ ही गाली गलौज और बदतमीजी की जाती है। हालांकि विधायक जी इसे लेकर नाखुशी जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है। तस्वीरें आपके सामने। हिलसा के कॉलेज मोड़ के पास घटना को अंजाम दिया गया। गाली गलौज और बदतमीजी विधायक जी के साथ ही की जाती है। जेडीयू के विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया इनका नाम बताया जा रहा है, जिनके साथ बदतमीजी की गई। हिलसा थाना क्षेत्र के पटेल कॉलेज मोड़ के पास ये घटना होती है। इस घटना में शामिल हालांकि एक बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साइकिल से इधर से पश्चिम तरफ से लोग गया और गाड़ी को रुकवा दिया बगल में कि रोको गाड़ी रुक गया और वहाँ पर जो है कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वहाँ पर पिस्टल दिखलाया। मेरा गार्ड जो था, जब गार्ड वहाँ पर से नीचे उतरने का कोशिश किया तो वो लोग जो है मोटरसाइकिल से भाग गया। अगली खबर भी जनप्रतिनिधि से जुड़ी हुई ही। जी हां, मोतिहारी में एमएलसी साहब के ऊपर पद का इस तरीके से सुरूर सवार था कि वो खुद गाली गलौज पर उतर आए। उनकी तरफ से ही बदतमीजी की गई, जिसे लेकर लोग अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गाली गलौज का ऑडियो भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि एमएलसी पंचायत समिति सदस्य सरफराज राय को गाली दे रहे थे। ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। सरफराज राय ने हरसिद्धि थाने में आवेदन देकर विधान पार्षद महेश्वर सिंह और उनके सहयोगी अरविंद सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें धमकाया जा रहा था, गाली गलौज उनके साथ की जा रही थी और कहीं ना कहीं ये व्यवहार जो है एक जनप्रतिनिधि की तरफ से कहीं से भी उचित नहीं है। और अब वीडियो उनका सामने आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। पंचायत समिति की बैठक में जमकर हंगामा किया गया और उसके बाद फोन पर धमकी देने का ये मामला सामने आया है। प्रमुख मैडम उठी और वो पत्रकार साहब के हाथ पे मार दी। मोबाइल उनका गिर गया। उनका पति संतोष पासवान कहा कि जूता निकाल लिया और मारना स्टार्ट कर दिया। जब तक उस परिस्थिति में हम लोग निकल के चले आए घर आए तो शाम को हमारे 6:50 को फोन आता है कि हम अरविंद सिंह बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भोज खाने के लिए बुलाए थे तो तुम नहीं आया, दूसरी जगह चला गया था। हमने बोला ऐसा तो नहीं है। जब तक उन्होंने बोल रहा कि भैया से बात कर लीजिए और भैया को दिए तो वो माननीय एमएलसी साहब थे और उन्होंने हमें अभद्र गाली देने लगे। उसके पास हमको जान से मारने के लिए माननीय एमएलसी कौन थे? महेश्वर सिंह। और हमको जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। ये भी मामला है। इस संबंध में पंचायत समिति के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके साथ दुर्व्यवहार और गाली करने की बात आई है। इस संबंध में इंस्पेक्टर कम एसएचओ हरसिद्धि को जांच के लिए आदेशित किया गया है और इसके बाद जांचोपरांत उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। रांची के हरमू मैदान में बाबूलाल मरांडी की तरफ से संकल्प यात्रा, उस यात्रा के समापन का आज दिन है और इसे लेकर एक भव्य तैयारी की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और वहां पर इस कार्यक्रम को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा।
चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा यहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर भव्य तैयारी की गई है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये यात्रा शुरू की थी और आज उस यात्रा के समापन का दिन है। 17 अगस्त को संथाल परगना से इसकी शुरुआत होती है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका गया और कहा गया कि झारखंड में जिस तरीके से ये सरकार आई, जो दावे उनकी तरफ से किए गए, जो वादे उनकी तरफ से किए गए, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। झारखंड की जनता को छला जा रहा था और ऐसे में परिवर्तन की जरूरत है। संकल्प यात्रा के आज आखिरी दिन, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे और उन्हें 312 अमृत कलश जो है वो सौंपे जाने वाले हैं। बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर हमारी नजर बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश जेडीयू की एक बड़ी बैठक आज, और बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू की ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर कई बिंदुओं पर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चलिए जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास भी किया जाएगा। संगठन के विस्तार पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ यूपी जेडीयू के कई नेताओं की मौजूदगी आपको नजर आएगी। यूपी में संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की जाने वाली है। इसे लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूपी के कई छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेता भी पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार की विशेष पहल, जिसमें संगठन का विस्तार किस रूप में किया जाए यूपी में, इसे लेकर के ये बैठक खास मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव और संगठन विस्तार पर चर्चा इसमें हो रही है। जेडीयू के कई नेता एक साथ आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से इन लोगों की मुलाकात होगी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य जो संगठन के वहां के नेता हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने आए हैं। जिस तरीके से लगातार जेडीयू का दावा है कि उनकी पार्टी जो है वो अलग अलग राज्यों में उसका विस्तार हो रहा है, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश जेडीयू के लोग आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अवलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जनपद बलिया लोकसभा, सलेमपुर लोकसभा। क्यों यहाँ क्यों आए हैं मुख्यमंत्री? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में पूरी पार्टी जनता यूनाइटेड चुनाव अच्छी तरह से इंडिया गठबंधन तरफ लड़ेगी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सफाया। तो देखिए, जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और खास तौर पर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। आज नीतीश कुमार से आप लोगों की मुलाकात है, किन विषयों पर चर्चा होगी? यूपी से अभी तो कोई वैसा हम लोग को सूचना नहीं मिली है। हम लोग को उपाध्यक्ष गए हैं अंदर, अभी आपके सामने जा रहे हैं। अब जैसा मंत्री जी का आदेश मिलेगा मुख्यमंत्री, वैसे हम लोग तो सिपाही हैं, कार्यकर्ता, उसी मुताबिक हम लोग का आदेश के अनुसार काम करना है। बीएल शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान पार्टी से हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप भी उत्तर प्रदेश से आए हैं? जी हाँ। या क्या मकसद है, मुख्यमंत्री से आप मिलने आए हैं यहाँ? बस जनता दल यू जो पार्टी है उसको मजबूत करना है। मुख्यमंत्री जी से वहाँ से आदेश लेंगे, उनकी सलाह लेंगे और हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे पार्टी को। उत्तर प्रदेश से हैं आप? जी। नीतीश कुमार से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने आए हैं? अपना दल बलिहारी पार्टी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ले लीजिए इनके बाद। तो आप ये अपना दल बलिहारी पार्टी है, वो उसका विलय जेडीयू में हो गया? विलय नहीं हुआ है, समझौता हुआ है। अच्छा, आप लोग समझौता कर चुके हैं पहले, क्या आज होगा समझौता? नहीं, समझौता कर चुके हैं। समझौते के तहत चल रहे हैं हम लोग और समझौते के तहत जो भी निर्णय माननीय नीतीश जी का होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। आज तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के बड़े चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। अगली खबर झारखंड के चाईबासा से है, जहां पर सरना धर्म में वापसी एक परिवार के 5 लोगों ने आज की है। बताया जा रहा है कि ईसाई धर्म अपना चुके इन लोगों को गांव के लोगों ने ही बहिष्कृत कर दिया था। गांव के लोगों ने इन्हें सीधे तौर पर यह कह दिया कि आप इस गांव में रह नहीं सकते। शुद्धिकरण के बाद हालांकि अब सरना धर्म में जब इनकी वापसी हुई है तो एक बार फिर से गांव में इन लोगों की स्वीकार्यता देखी जा रही है। आपको बताते चले कि आदिवासी हो समाज, युवा महासभा और गांव के लोगों की मौजूदगी में शुद्धिकरण किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद सरना धर्म में इन सभी का स्वागत किया गया है। कुछ दिन पहले रमेश चंद्र पिगुआ की मौत हो गई थी और उसके बाद सरना हो आदिवासियों ने सामाजिक रूप से जो यहाँ पर शव को स्थान दिया जाता है, जिस जगह पर सरना समाज के लोगों को दफनाया जाता है, वहां पर इन्हें दफनाने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद
सूझबूझ के साथ। बताया जा रहा है कि आपसी बातचीत की गई और उस बातचीत के बाद से एक बार फिर से शुद्धिकरण के बाद इन सभी की सरना धर्म में वापसी हुई है। स्थल हमारा परिवार का एक संयुक्त स्थल है कि उस परिवार या उस वंशज से कोई भी जब देहांत होते हैं तो उनको अपनी समाज की परंपरा के मुताबिक वहाँ दफनाते हैं। तो पूर्व देवरी ने भी इस गांव में क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। उनकी देहांत हुई तो ग्रामीणों ने उनके शव को उस स्थल पर दफनाने से ग्रामीणों ने रोक लगाई थी। तो इस तरह की कई घटनाओं को देखने के बाद आज एक परिवार ने हो समाज में यानी कि सरना धर्म में वापस आने के लिए निर्णय लिया। अब सिलेबस में अगर बता रहे हैं तो सिलेबस से निकालना चाहिए। ये इस्लामिक धर्म को जान करके हम क्या करेंगे संस्कृत के बच्चे। तो संस्कृत विषय में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जोरदार हमला करते हुए नजर आए बिहार सरकार पर। गिरिराज सिंह का सीधे तौर पर आरोप है कि संस्कृत का इस्लामीकरण किया जा रहा है। संस्कृत के इस्लामीकरण के पीछे मकसद ये है कि हिंदुओं सनातनियों का विरोध जाहिर किया जाए और इस रूप में ये स्वीकार्य नहीं है। अगर अध्ययन करने के लिए उसे विषय में ही शामिल कर दिया गया तो ऐसे अध्याय को ही विषय से हटा देना चाहिए। गिरिराज सिंह क्या कुछ कहना जरा आप भी सुनिए। संस्कृत की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर के अब बिहार में सियासत हो रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी, आपने ट्वीट भी किया और सरकार पर आरोप भी लगाया है इस मामले को लेकर के। देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं प्रतिकार करता हूं। बिहार में जिस ढंग से बिहार की सरकार गजबाए हिंद को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, एक तरफ अल्पसंख्यकों के द्वारा, दूसरे सरकार के द्वारा। अब संस्कृत के प्रश्न में पूछा जाए कि इफ्तार में कौन कौन पकवान होता है, तो मैं तो समझता हूं अंधेर नगरी चौपट राज टके सिर भाजा टके सिर खाजा। पता नहीं कौन है उस बोर्ड के चेयरमैन, मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्वेश्चन बताता है कि बिहार की सरकार बिहार में इस्लामीकरण संस्कृत को कर रहा है। संस्कृत को करने का मतलब है सनातन के हिंदू समाज के पूरे सांस्कृतिक धरोहर को इस्लामीकरण कर देना। ये नीतीश कुमार अब गजवाए हिंद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लालू यादव गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं बिहार से ही। बिहार के हिंदुओं को आज जो गजवाए हिंद किया जा रहा है, संस्कृत का इस्लामीकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि जो सवाल पूछे गए वो सिलेबस से, और सिलेबस में बताया जाता है एक दूसरे धर्मों के बारे में। सिलेबस में बताया जाता है अपने धर्म का, तो महाराणा प्रताप को बताए नहीं गए हमारे पूर्वज कौन थे। और सिलेबस में अगर बता रहे हैं तो सिलेबस से निकालना चाहिए। ये इस्लामिक धर्म को जान करके हम क्या करेंगे संस्कृत के बच्चे। अगर आपने तय ही कर दिया है तो लिख दो कि मैं जब तक रहूंगा तब तक बिहार में इस्लामीकरण किए बगैर ये सरकार चैन नहीं लेगी, क्योंकि इस्लाम का वोट मुझे लेना है। हमारे साथ गिरिराज सिंह थे, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि बिहार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। कैमरापर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो संस्कृत विषय में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है और इसे लेकर गिरिराज सिंह सबसे ज्यादा तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आए। हालांकि भोला यादव की तरफ से यह कहा गया कि विषय है और विषय का अध्ययन खुले दिमाग से किया जाना चाहिए। ये